नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पूर्व एमएलए राजू सिंह को 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में लिया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद राजू सिंह को पुलिस कस्टडी में लिया गया है। आपको बताते चले, अर्चना गुप्ता हत्या मामले में आरोपी हैं राजू सिंह। जेडीयू के पूर्व विधायक राजू सिंह, जिनके फार्म हाउस पर 31 दिसंबर को न्यू ईयर पार्टी मनाई जा रही थी, जिस दौरान गोली लगने से एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद अब 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में राजू सिंह को लिया गया। इस महिला की मौत हो चुकी है 31 दिसंबर को। अर्चना गुप्ता, जो कि उस दौरान वहां पर मौजूद थी, इन्हें गोली लगी, जिसके बाद आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका और अब राजू सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 7 दिनों की कस्टडी में लिया गया है। और सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, 7 दिनों की पुलिस कस्टडी ली गई है। ये माना जाए कि इस पूरे प्रकरण के पीछे क्या कुछ वजह नहीं, क्या कुछ उस दौरान हुआ, ये तमाम चीजें पुलिस अब निकालेगी। निश्चित तौर पे विभाग आज जिस वक्त में कोर्ट में पेश किया गया राजू सिंह को, उनके चेहरे पे जो परेशानियां और एक डर जो है वो साफ तौर पे देखा जा सकता था। और इस कोर्ट परिसर के अंदर में ही उनकी पत्नी भी आई हुई थी, उनके कई परिवार के सदस्य थे और कई उनके जो समर्थक है वो भी बकायदा आए हुए थे। जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, उसके बाद शुरुआती तौर पे जब दिल्ली पुलिस की तरफ से बकायदा ये कहा गया कि इसे 7 दिनों की हमें कस्टडी चाहिए और इसके लिए बकायदा उन्होंने वजह भी बताया कि ये कुशीनगर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। कुशीनगर से होते हुए ये नेपाल भागना चाहते थे और जो हत्या के वक्त में जो जिस वक्त में फायरिंग की गई, उस वक्त में जो कपड़े पहने हुए थे इन्होंने कहीं पे छुपा रखे हैं, तो लिहाजा उस ड्रेस को हमें रिकवर करना है और उस ड्रेस को के साथ साथ में तमाम जो इस मामले को जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें वक्त चाहिए, इसलिए हमें 7 दिन का कस्टडी चाहिए। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने 7 दिनों का वक्त दे दिया है और 7 दिनों तक पुलिस कस्टडी में राजू सिंह और उनके ड्राइवर हरीश सिंह से बकायदा पुलिस पूछताछ करेगी कि किस तरह से फायरिंग हुई और फायरिंग होने के बाद किस तरह से वहां पर सबूतों को मिटाया गया और सबूत मिटाने का मकसद क्या था। तो इन तमाम मामलों की पड़ताल अब दिल्ली पुलिस करेगी। तो अब कोर्ट परिसर से, यानी साकेत कोर्ट से अब हरीश सिंह को और राजू सिंह को लेकर अब दिल्ली पुलिस की टीम निकल रही है और 7 दिनों तक अब कई लोकेशन पे लेकर जाकर पूछताछ की जाएगी। और इस सीसीटीवी की अगर बात करें तो फार्म हाउस के अंदर में जो सीसीटीवी था, उस सीसीटीवी का शंकर, इस पूरे घटना के पीछे मोटिव भी अभी तक साफ हो पाया है। जिस फार्म हाउस से 2 राइफल्स की बरामदगी हुई थी, कारतूसों की संख्या काफी तादाद में जो बरामद हुई थी, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस ने कोई स्टेटमेंट दिया क्या? ये सभी बंदूक जो राइफल्स यहां से बरामद की गई वो लाइसेंसी थी? पुलिस से आज बकायदा कोर्ट ने भी बकायदा ये सवाल किया कि कितने पिस्टल बरामद हुए हैं और कितने राउंड गोलियां जो है वो बरामद हुई। तो तकरीबन 700 से 800 राउंड जो गोलियां जो है वो बकायदा बरामद की गई है और 2 राइफल बरामद किए गए हैं। लेकिन उसके लाइसेंस से जो जुड़ा हुआ मसला है, इस मामले की पड़ताल अब दिल्ली पुलिस करेगी, क्या वो लाइसेंस सही है या नहीं है। अब फार्म हाउस के बारे में तो इतना स्पष्ट बता दिया गया है कि जिस जगह पे फायरिंग हुई है वो फार्म हाउस राजू सिंह के भाई संजीव सिंह का है। जिस जगह पे वहां पे ये वारदात हुई, उस वक्त में फार्म हाउस के अंदर में तकरीबन 60 से 70 लोग वहां मौजूद थे। लिहाजा कोर्ट ने भी बकायदा उन तमाम जो गवाह हैं, उस गवाहों की फहरिस्त बनाने के लिए कहा और कहा गया कि इस मामले में तमाम गवाहों की फहरिस्त तैयार की जाए और उसका बयान दर्ज कराया जाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर राजू सिंह की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं और इस मामले में उन तमाम जो तकरीबन 70 लोग हैं उसका बयान दर्ज किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे जो है उसका फुटेज को खंगाला जाएगा और मौके से जो तमाम जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं उसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होगी। उसके बाद इस मामले में तमाम रिपोर्ट को 7 दिनों के बाद कोर्ट में, लेकिन 7 दिनों की इस पुलिस रिमांड ने जरूर राजू सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। अपने फार्म हाउस पर न्यू ईयर की पार्टी देना और 12 बजते ही गोलियों से न्यू ईयर का स्वागत करना पूर्व विधायक राजू सिंह को महंगा पड़ गया। राजू सिंह के पिस्टल से चली गोली से घायल हुई महिला की मौत हो गई और अब राजू सिंह पर हत्या का मामला दर्ज कर दिया गया है। गोलियों से नए साल का स्वागत पड़ा महंगा। पूर्व विधायक राजू सिंह पर हत्या का केस। घायल महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम। अर्चना गुप्ता के सिर में लगी थी गोली। राजू सिंह ने नए साल के जश्न के दौरान की थी फायरिंग। सोमवार की रात पूरा देश जश्न मना रहा था। जश्न नए साल के आगमन का था।
और जैसे जैसे घड़ी की सुई रात के 12 बजे की ओर बढ़ रही थी, पार्टी और चढ़ती जा रही थी। एनसीआर के फतेहपुर बेरी इलाके के इस फार्म हाउस पर भी न्यू ईयर का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन यहाँ जैसे ही 2019 का आगमन हुआ, वैसे ही यहाँ अफरा तफरी मच गई। पार्टी में शामिल लोग इधर उधर भागने लगे। चीख पुकार के बीच खबर सामने आई कि एक महिला खून से लथपथ है और उसके सिर में गोली लगी है। आनन फानन में महिला को फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 दिन के इलाज के बाद महिला की मौत हो गई। अर्चना गुप्ता राजू सिंह के दोस्त की पत्नी थी और अब एम्स अस्पताल में अर्चना के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वहीं राजू सिंह को भी पुलिस एम्स लेकर पहुंची, जहां से मेडिकल कराकर राजू को जेल भेजने की तैयारी है। इधर राजू सिंह की पत्नी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। राजू सिंह की पत्नी भी दिल्ली पुलिस की रडार पर है। फार्म हाउस से सबूतों को नष्ट करने का उन पर आरोप है। राजू सिंह का परिवार काफी समृद्ध है। राजू सिंह की फैमिली का दवा का बड़ा कारोबार है और वो विदेशों तक फैला है। वहीं उनकी पत्नी पूर्व एमएलसी हैं। राजू सिंह की पत्नी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने क्राइम सीन को न केवल साफ किया, बल्कि वहां से पिस्टल का खोखा भी गायब कर दिया। राजू सिंह के फार्म हाउस के केयरटेकर रामेंद्र को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जब पुलिस फार्म हाउस पहुंची तो राजू सिंह की पत्नी ने दबंगई दिखाते हुए पुलिस को ही धौंस दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान फार्म हाउस से 2 राइफल और 800 राउंड गोलियां बरामद की हैं। राजू सिंह पर पहले से दर्ज हैं 5 आपराधिक मामले। हर खास मौके पर फायरिंग करता था राजू सिंह। दोस्तों ने राजू सिंह को 31 दिसंबर की रात भी चेताया था। पार्टी में मौजूद थे करीब 70 लोग। पार्टी में शामिल लोगों को भी हादसे के बाद राजू ने धमकी दी थी। पुलिस को फोर्टिस अस्पताल से घटना की खबर लगी। बताया जाता है कि राजू सिंह की पार्टी में 70 के करीब लोग मौजूद थे और वे लोग राजू सिंह की फायरिंग की आदत से वाकिफ थे। दोस्तों ने राजू सिंह को कहा था कि जब वो फायर करेंगे तो उन्हें जानकारी दे देंगे ताकि वे लोग साइड हट जाएं। इधर घटना के बाद राजू सिंह ने वहां मौजूद लोगों को धमकी दी और मुंह बंद रखने को कहा। पुलिस को किसी मेहमान ने सूचना नहीं दी, बल्कि जब अर्चना को घायल अवस्था में फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया तो वहां से पुलिस को खबर मिली और वो फार्म हाउस पहुंची। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण के साथ दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर पैरामेडिकल छात्रों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। कल से पूरे बिहार के पैरामेडिकल छात्र जो हैं वो हड़ताल पर रहेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। हॉस्टल खाली कराए जाने के विरोध में इन तमाम छात्रों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। एनएमसीएच में सभी छात्र इस बाबत विरोध स्वरूप धरना देते हुए नजर आएंगे। तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया है कि उनकी बहन मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। तेज ने पार्टी विधायक भाई वीरेंद्र के दावे को खारिज करते हुए कहा कि किसी के ताल ठोकने से कुछ नहीं होगा। मीसा उनकी बहन है और वो उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। तेज प्रताप जी, एक खबर ये भी आ रही है कि जिस तरीके से भाई वीरेंद्र आपके विधायक हैं आरजेडी के, वो ताल ठोक रहे हैं पाटलिपुत्र भाई वीरेंद्र के ताल ठोकने से थोड़े कुछ होगा। यहाँ तय करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गुरु आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव। उनके ताल ठोकने से क्या होता है? पिछली बार तो आपकी बहन ने यहाँ चुनाव लड़ा था राज्यसभा से। अरे वहीं से लड़ेगी चुनाव, हम लोग उसके सपोर्ट में हैं, पूरा मेहनत करेंगे हम। भाई वीरेंद्र जी का, भाई वीरेंद्र जी का क्या, वो हमारा भाई है क्या जो हम उनका ठीक करेंगे? हम अपना बहन का सपोर्ट करेंगे कि क्या जी? तो क्या अभी क्या मनेर भी जाएंगे आप? हाँ, क्या नहीं जाएंगे, पूरा मनेर कह के कोना घूमने का काम करेंगे। पूरा नौजवानों को, गरीबों को एकजुट करने का काम करेंगे। और वहाँ फ्री में बल्ब वितरण करेंगे 5,000 बल्ब वितरण करेंगे फ्री में। अभी ऑर्डर हो गया, बल्ब आ रहा है बन करके। एलईडी बल्ब का दिमाग में कहाँ से है? लालटेन से सीधे एलईडी? जो आदमी देना चाह रहा है 21,000 बल्ब, तो दिमाग में आ गया, उसको बांट देने में भलाई है, जनता तक पहुंच जाए। उतना एलईडी बल्ब आप घर में रख के क्या कीजिएगा? तो लालटेन के बाद अब एलईडी का जमाना आ गया है। लालटेन भी है, लालटेन के अंदर ही एलईडी बल्ब जलता है। तरीके से कह दिया है कि मीसा भारती उनकी बहन है और वही पाटलिपुत्रा से फिर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। जो लोग बीच में अगर आ रहे हैं, दखलंदाजी कर रहे हैं, तो क्यों ना वो विधायक ही हो पार्टी के, भाई वीरेंद्र को सीधे तौर पे ये कहा गया
कि आप अलग हो जाएं, क्योंकि यहाँ मीसा भारती ही चुनाव लड़ेंगी और इसके लिए वो खुद से अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। अभी तेज प्रताप यादव उस विधानसभा क्षेत्र जो मनेर इलाका है वहां जाएंगे और बार बार इस बात को, राबड़ी जी को, आप लालू जी को, इन लोगों को देखता है, दूसरे लोग को नहीं देखता है कोई। क्या जी? सैटेलाइट है एकदम। हाँ, पूरा जनता का मांग है ना, इसमें मैं नहीं कुछ कर सकता, भाई वीरेंद्र भी कुछ नहीं कर सकते। करेगा तो महान जनता करेगा। तेज प्रताप यादव हुंकार भर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव अपनी बहन के लिए, मीसा भारती के लिए ताल भी ठोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वहां से चुनाव सिर्फ और सिर्फ मीसा भारती लड़ेंगे। इसके लिए वो चुनाव प्रचार के लिए वो जा रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। नीतीश सरकार के काम की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए जेडीयू ने अभी से अपनी कमर कस ली है। इसके लिए जेडीयू ने लाखों पैम्पलेट भी छपवाए हैं और इन पैम्पलेट्स में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों की जानकारी साझा की गई है। इन पैम्पलेट्स को अब गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक पहुंचाने के लिए अभियान तेज किया जा रहा है। इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर के जेडीयू ने रणनीति बना ली है और उसी रणनीति के तहत आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पे पैम्पलेट जो है वो छपवाए गए हैं और इन हर एक पैम्पलेट का अपना अपना जो है योजना चल रही है उस पैम्पलेट में उल्लेख किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये विकसित बिहार के 7 निश्चय जो कदम उठाए गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, उसके बारे में इस पैम्पलेट में जो है जानकारियाँ दी गई हैं। इसके अलावा इसकी बात कर लें, पिछड़ा वर्ग कल्याण जो बिहार सरकार की विशेष पहल है उसकी जानकारी इस पैम्पलेट में दी गई है। इसी तरह से ये अल्पसंख्यक एवं विकास को लेकर के जो काम किए गए हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इस पैम्पलेट में अति पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकास की जो योजनाएं चल रही है उसकी यहाँ पे बात की गई है और इस पैम्पलेट में महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो कदम उठाए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा उसका उल्लेख किया गया है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि बिहार में प्रशासनिक सुधार के जो आयाम गढ़े गए हैं उसकी जानकारी दी गई है। इसी तरह से ये जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं विकास को लेकर के जो कदम उठाए गए उसकी चर्चा इस पैम्पलेट में की गई है और ये पैम्पलेट जो है इसमें समाज सुधार के क्षेत्र में जो नई पहल, नई कदम उठाई गई है उसके संदर्भ में बताया गया है। यहाँ प्रवक्ता भी हैं निखिल जो हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। निखिल मंडल जी, जिस तरह से ये तैयारियां चल रही है, योजनाएं चल रही है और ये कदम कितनी जरूरी थी? देखिए, पिछले 13 साल से 2005 के बाद जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार राज्य सरकार चल रहा है तो ऐसे दर्जनों नहीं हजारों का हजारों योजना सिर्फ फाइल पे नहीं जमीनी हकीकत के रूप में बिहार में है और लोग जानते हैं। लेकिन एक होता है कि कई बार आप देखेंगे कि जब समय दर समय गुजरता जाता है तो बहुत सी चीज़ें को लोग भूलते चले जाते हैं। तो उसी को कहा जा सकता है एक प्रयास है कि जितने 13 साल में जितने भी योजनाएं जो धरातल पे हैं, जो चल रहा है, जो जिस योजना के तहत सामाजिक न्याय और जो जीवन में बदलाव आया है उसको लेकर के हम फिर से वापस बिहार के हर एक कोने में, हर एक जिले में जा रहे हैं। तो ये उम्मीद है जेडीयू का कि जनता के लिए इन्होंने जो कदम उठाए हैं, जो योजनाएं चलाई है, जो बेहतर काम किए हैं, उसका इनाम निश्चित तौर पे जनता इन्हें देगी। और यही वजह है कि इस तरह से जो रिपोर्ट कार्ड कर सकते हैं, ये एक रिपोर्ट कार्ड ही कहा जाएगा इसे, ये जेडीयू ने जारी करने का निर्णय लिया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राजधानी पटना में इसी साल के 19 मार्च तक 3 सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार जल्द ही नेचुरल गैस के कनेक्शंस को लेकर गंभीर है और एजेंसियों से राजधानी में ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस की योजना पर काम किया जा रहा है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी का दौरा कर बाईपास के जल्ला खासपुर पहुंचकर पुनाडीह बैरिया पथ से खासपुर के बीच लगभग 1.5 किलोमीटर की सड़क योजना का शिलान्यास किया। 3 करोड़ 73 लाख की लागत से बनने वाली सड़क के लिए 3 महीने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस मौके पर पथ निर्माण मंत्री ने बिहार में सड़कों का जाल बिछाए जाने की बात दोहराते हुए बिहार में बृहद पैमाने पर पुल और पुलिये के निर्माण की बात कही। पथ निर्माण मंत्री ने यह भी कहा कि पुनाडीह बैरिया पथ से खासपुर तक सड़क बन जाने से हजारों लोगों को सुगम रास्ता संभव होगा। गांव जाने के लिए एक सड़क का निर्माण पथ निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। कुल मिलाकर 1.4 किलोमीटर की सड़क है। 3 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण होगा।
इस गांव में आने के लिए मार्ग बहुत खराब था। इस सड़क के निर्माण के बाद लोगों को आने जाने की सुविधा बढ़ेगी। पथ निर्माण विभाग लगातार संपर्क पथों के निर्माण का काम कर रहा है। बिहार में सड़कों का जाल बिछाकर हम लोगों को बेहतर सड़क सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पटना में जनवरी के अंत तक मेट्रो का शिलान्यास हो जाएगा और दिल्ली से लौटे नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने यह दावा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय नगर विकास मंत्री एचएस पुरी से मुलाकात कर मेट्रो की सारी दुश्वारियां दूर कर ली गई हैं। वहीं पटना मेट्रो की डीपीआर सहित तमाम तकनीकी समस्याएं भी दूर हो गई हैं। देखिए, मैं एक सप्ताह से दिल्ली पटना ही आ जा रहा हूँ और उसमें मेट्रो प्रायोरिटी में हमारा पटने के लिए पटना मेट्रो। उस संदर्भ में हमने जो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब से भी बात हुई है, वो भी पॉजिटिव हैं और उसमें फंड्स के देने के लिए उन्होंने भी कहा कि नहीं, उसकी जो सारी स्वीकृति प्रक्रिया आ जाएगी मैं उसको तुरंत करा दूँगा। पंजाब के जालंधर में 106वें इंडियन साइंस कांग्रेस का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि 1970 जगदीश चंद्र बोस ने भारत के पहले साइंटिफिक रिसर्च सेंटर की शुरुआत की थी 1975 में। और पीएम ने कहा कि हमारे देश में काफी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनको टेक्नोलॉजी की जरूरत है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से कृषि पैदावार बढ़ाने में हम सफल भी हुए हैं, लेकिन अभी इसमें कई सारी चीजों को जोड़ने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह हमें अपने 125 करोड़ देशवासियों के ईज ऑफ डूइंग पर भी काम करने की जरूरत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेरा स्पष्ट मानना है कि भारत की महानता हमारे ज्ञान विज्ञान में तो है ही, पर इस महानता का असली मकसद हमारे साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को समाज से जोड़ने का भी है। फ्रेंड, द इंडियन साइंस कांग्रेस हैज अ रिच legacy. Some of India's finest minds, including Acharyas, J.C. Bose, C.V. Raman, Meghnad Saha, and S.N. Bose, have been associated with it. मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम स्ट्रगल के दौर में उन्होंने अपने विचारों आविष्कारों से लोगों की सेवा की। आज भी हम उनके कमिटमेंट और क्रिएटिविटी से सीख रहे हैं। देश की हाई स्पीड और हाईटेक सुविधाओं से लैस ट्रेन 18 जल्द ही पटरी पर दौड़ेगी। महाकुंभ के आगाज के साथ वाराणसी से पीएम मोदी इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। देश की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन 18 बनकर तैयार है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह देश में बना मेक इन इंडिया के तहत बना हुआ एक ट्रेन है जो सबसे फास्टेस्ट होगी। ट्रेन 18 दिखने में विदेशी मगर 100% देशी, यूरोपियन डिजाइन मगर तकनीक स्वदेशी, जितनी तेज उतनी आरामदायक और सुरक्षित। मेक इन इंडिया के तहत तैयार ट्रेन 18 वाराणसी से दिल्ली के बीच चलेगी। इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दिल्ली से वाराणसी की दूरी 8 घंटे में पूरी करेगी। कानपुर और इलाहाबाद में 2 मिनट का स्टॉप होगा। इस ट्रेन की खासियत की बात करें तो इस ट्रेन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं यह एंट्री गेट है जहां से यात्री इस ट्रेन के अंदर आएंगे और इस ट्रेन में जैसे ही आप अंदर आएंगे आपकी सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है जो एक इस ट्रेन की आंख है वो आप पे नजर रखेगी। आप देखते हैं कि ये एक टॉयलेट है। ये टॉयलेट की खासियत यह होगी कि यह एक वैक्यूम टॉयलेट है। कोच के दोनों तरफ ऐसे 4 स्क्रीन लगाए गए हैं जिसपे आपको ये तमाम जानकारी मिलेगी। 78 सीट की यह कोच में ऐसे देख सकते हैं कि काफी स्पेशियस सीट लगाया गया है। 360 डिग्री में ये मूव कर सकता है, यानी आप चाहे तो फेस टू फेस भी बैठ सकते हैं। कोच के ठीक ऊपर में आप यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है जो हमेशा आप पर पैनी नजर रहेगी। ट्रेन 18 के सफल ट्रायल हो चुके हैं
और रेल संरक्षा आयुक्त की सिफारिशों और किराया तय करने के बाद इस ट्रेन को 13 या 14 जनवरी से चलाया जा सकता है। जनवरी के दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ अनिल, न्यूज 18 दिल्ली। राम मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का रामविलास पासवान ने स्वागत किया है। पासवान ने कहा कि पीएम ने राम मंदिर पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस के पाले में गेंद फेंकते हुए पूछा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस क्या चाहती है। ये राम मंदिर के सवाल पर जो है कहते हैं कि जो है ऑर्डिनेंस नहीं ला सकती है, और हमें इस बात का खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले इस बात को साफ कर दिया है। धीरे धीरे करो, धीरे धीरे बाद में दे देना है ना सर। तो उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि क्या कहते हैं कि जो कोर्ट का हम लोग कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो कोर्ट का फैसला होगा उसी के आधार पर क्या कहते हैं कि जो है हम निर्णय लेंगे। अब उससे काफ़ी जो है साधु संत या जो मानते हैं विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ये क्या कहते हैं कि जो है ये सारे के सारे लोग अपना खपा है। तो कांग्रेस पार्टी बतावे ना कि स्वागत करती है कि नहीं करती है, या स्वागत नहीं करती है तो समर्थन करती है कि नहीं करती है, क्या चाहती है।